फैसले के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। विधानसभा स्पीकर ने अंग्रेजों के वक्त से चले आ रहे नियम को खत्म किया। बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है तो वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। पॉलिटिक्स का आलम यह हो चला है कि इस मसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर डाले। देखिए रिपोर्ट। सारे एमएलएस ने रूल कमेटी में बैठा, हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए। असम में जुमे पर ब्रेक खत्म करने के फैसले पर सियासत चालू है। असम से शुरू हुई यह सियासत एमपी तक पहुंच गई है। विरोध की सियासत में अब कांग्रेस भी कूद चुकी है। कांग्रेस ने असम के सीएम के बयान को संविधान के विरोध में करार दिया है। जब कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भी शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेता है। इसीलिए एक साधारण सा व्यक्ति भी आज असम का मुख्यमंत्री है। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है निश्चित रूप से बहुत घोर निंदनीय है। और निंदनीय के साथ साथ हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और राष्ट्रपति महोदया से कि इसे संज्ञान में लें और इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया जाए, क्योंकि इन्होंने जो बयान दिया है वो संविधान के विपरीत दिया है। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने तो पहले ही इस फैसले का विरोध किया। वहीं विधानसभा के विधायकों और स्पीकर के इस फैसले पर असम सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अंग्रेज के समय का एक नियम था जो 87 सालों से चला आ रहा था और इसकी वजह से सदन की कार्यवाही को बीच में रोकना पड़ता था। लिहाजा इसे खत्म करने का जो फैसला विधानसभा के जरिए लिया गया उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अभी से और असम विधानसभा में ऐसे कोई नहीं रहेगा रिलीजियस के नाम पे या नमाज में जाने के नाम पे एडजॉर्न होना, जिसको इस्लामिक धर्म के लिए विशेष करके किया गया था, इसको आज से हटा दिया गया। क्योंकि हमने रूल को अभी अमेंडमेंट किया है कि बाकी दिन की तरह शुक्रवार भी, फ्राइडे भी सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक ये होगा नॉर्मल जो सेशन है। दरअसल 1937 में ये नियम उस वक्त बना था जब असम में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला का शासन था। इस नियम के तहत हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी जाती थी। लेकिन असम विधानसभा से इस छुट्टी के नियम को अब खत्म किया गया है। सीएम का भी यही कहना है कि ये उनका अकेले का फैसला नहीं, ये विधानसभा में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएस ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। जबकि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का एक तरफा फैसला लिया है और एआईएमआईएम और कांग्रेस हेमंत बिस्वा शर्मा पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगा रहे हैं। जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है। आड़े दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शराब बकवासबाजी करते रहते हैं। उसमें सब इन्होंने नमाज का ये कर दिया। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा रोजगार बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, महिलाओं को सुरक्षित करने की तरफ ज्यादा बड़ी पहल करेंगे। कब तक यही यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है, इससे रोजगार बन रहा है, इससे लोग तृप्त हो रहे हैं। फिलहाल तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक फैसले पर राजनीतिक घमासान अब भी जारी है। जहां एक ओर इस फैसले की विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही हैं, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बताया जा रहा है कि एनडीए के 2 प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस फैसले की आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर भले ही पीएम ने माफी मांग ली, लेकिन विपक्ष इसे सियासी मुद्दा बनाए रखना चाहती है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने आज मार्च का आयोजन किया और इसमें गठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। उधर प्रतिमा विवाद पर हो रही सियासत को सीएम और डिप्टी सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में सियासत जारी है। महाविकास अघाड़ी ने इसे मुद्दा बनाते हुए मुंबई में प्रदर्शन किया। मुंबई के हुतात्मा चौक से बाला साहेब ठाकरे चौक तक महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। मार्च में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस, एनसीबी, शरद पवार के कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। भले प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया और माफी मांगी, लेकिन विपक्ष ने माफी को सियासी करार दिया। शिवसेना, उद्धव गुट के लोगों का कहना है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा का टूटना महाराष्ट्र का अपमान है और उनके अभिमान पर प्रहार है। उनका दावा है कि ये प्रदर्शन राजनीतिक नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अपमान के खिलाफ है। राजनीतिक है ना स्टेटमेंट। भाई प्रधानमंत्री हर स्टेटमेंट राजनीतिक करते हैं। इतनी संवेदना होती तो मणिपुर में जाते। पुतला गिरने के बाद में भी कल परसों आए तब माफी मांगने वाड़वन के लोगों को भी माफी मांगनी पड़ेगी एक दिन, ये ध्यान में रखना। पंतप्रधान मोदी जी ने माफी मांगी, वहाँ 1000 लोगों के सामने मुट्ठी उठा के माफी नहीं मांगते हैं। ये महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, शाहू फुले अंबेडकर की धरती है। वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके उधर क्यों नहीं गए मालवन में? वहाँ मत्था टेकना चाहिए। उधर महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने के मामले को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया। साथ ही विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगाए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है, लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज़्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। आज आंदोलन हो रहा है, पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के गिरने का मसला महाराष्ट्र में गर्मा गया है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसे में महाविकास अघाड़ी इस मसले से सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है और पीएम की माफी के बावजूद मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के चरखी दादरी से जो खबर आई वो दिल दहला देने वाली थी। बीफ के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। लिंचिंग की इस घटना के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। वही घटना के बाद से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में चुनाव से पहले लिंचिंग की आई इस खबर ने दिल दहला दिया है। डंडे से सरेआम पिटाई के इस वीडियो ने हरियाणा में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ये वीडियो डराने वाला है और इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही हम आपको दिखा सकते हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक लड़का हाथ में डंडा लेकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। कुछ लोग उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकता है। वहां काफी लोग मौजूद हैं लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आरोप है कि हरियाणा के चरखी दादरी में 2 लोगों की गौमांस पकाकर खाने के शक में बेरहमी से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि 27 अगस्त को खुद को गौ रक्षक कहने वाले 7 लड़कों ने बदरा इलाके में रहने वाले साबिर और असरुद्दीन को बुलाया और उन पर टूट पड़े। उनकी इतनी बेदर्दी से पिटाई की कि सबीर की जान चली गई और असरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि साबिर और असरुद्दीन ने मांस खाया था या फिर केवल शक के आधार पर उनकी हत्या की गई। 27 अगस्त की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि भाडवा गांव के पास एक युवक का शव पड़ा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को पकड़ा जिसमें 2 नाबालिग हैं। ऐसे ही 2 लोगों को वो प्रतिबंधित मांस के शक में उठाकर ले गए, उससे मारपीट करी, जिनमें से एक की पहचान साबिर के रूप में हुई है और एक घायल हुआ है, जो साबिर की मौके पर ही डेथ हो गई। इस संबंध में हम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करी
और 7 लोगों को गिरफ्तार करा है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और हमने 3 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, जबकि 4 का पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस गहनता से जांच कर रही है। साबिर और असरुद्दीन पर जिस जगह गौमांस पकाकर खाने का आरोप है, वहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। चरखी दादरी के लिंचिंग मामले को सीएम नायब सैनी ने गंभीर बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमने क्योंकि गौ माता की सुरक्षा विधानसभा की और गौ माता के इसके कोई सुरक्षा नहीं, गाँव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है, ये उनको पता चल जाए ये इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गाँव के मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस मामले में सियासत भी जोर पर है। विपक्ष ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर आरोपियों के संरक्षण का भी आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को कहूंगा कि सख्ती से चाहिए, इसमें कोई भी क्यों ना हो, इस प्रकार की घटना प्रदेश और देश में होना बुरी बात है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा तो ये इलाका भाईचारे में मशहूर था और इस प्रकार की घटनाएं जब यहाँ होने लग जाती हैं तो फिर बचता भी क्या है। मॉब लिंचिंग की बात कहें तो गौरक्षक के भेष में इस तरह के असामाजिक तत्व हत्याएं कर रहे हैं, ये फेलियर है राज्य सरकार का और इसको उससे बड़ा फेलियर कि सरकार उसको छुपा के रखती है। 27 तारीख की घटना, गरीब आदमी जो है कूड़ा और वो जो है कूड़ा बीनते थे उनकी हत्या इस बिना पे कि वो उन्होंने गौ मांस खाया है। मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक घटना हरियाणा में नहीं हो सकती। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्व गुंडों का जो है सरकार इलाज करे, क्योंकि सरकार तो फेल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि गौरक्षा के नाम पर इंसान को मारना किस धर्म में लिखा गया है। बद्रा के इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग बंगाल और असम में आए हैं जो कूड़ा बीनने के काम करते हैं। तनाव को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कस्बे में झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सुरक्षा दस्ता भी तैनात कर दिया है और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यहाँ रहने वाले लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयानों को माना जा रहा है जो अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। टीवी चैनलों पर जेडीयू का चेहरा बन चुके केसी त्यागी अब न्यूज चैनलों पर कुछ कम ही दिखेंगे, क्योंकि केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। केसी त्यागी के स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक हमारी नियुक्ति का सवाल है तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है। मैं आभारी हूँ। केसी त्यागी के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान भी सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केसी त्यागी ने व्यस्तता की वजह से पद से इस्तीफा दिया है और उनकी सूचना उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दे दी थी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका पास समय की कमी है, इसलिए इस पद पर जेडीयू की ओर से कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन सूत्रों की माने केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयान बन गए जो अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। उनके बयानों के कारण एनडीए के भीतर मतभेद की खबरें भी सामने आईं। केसी त्यागी के बड़बोलेपन से पार्टी में नाराजगी थी,
ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पार्टी लाइन से हटकर बयान इस्तीफे की वजह बना है। न्यूज 18 के लिए रांची से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ऐसा है कि वो हैरान भी करता है और परेशान भी। मामला इतना बड़ा है कि कांग्रेस ने मुआवजे के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। तो मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। अस्पतालों पर बड़ा खुलासा, आईसीयू में जान से खिलवाड़, जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट, कड़ी कार्रवाई की मांग। एमपी में सरकारी अस्पतालों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा दवाओं को लेकर किया गया। जांच में पाया गया कि सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर के अलावा आईसीयू में अमानक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच के दौरान ऐसी 10 दवाएं मिली जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बावजूद इसके मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल यह है कि यह खुलासा कैसे हुआ? तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने उठाया था मुद्दा। दवाओं के इस्तेमाल पर जताया था एतराज। डॉक्टर्स ने की थी दवाओं की जांच की मांग। डॉक्टर्स की शिकायत के आधार पर लैब में जब जांच कराई गई तो 10 दवाइयां अमानक पाई गईं। जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद चिकित्सक महासंघ ने सीएम को खत लिखा और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आजीवन कारावास की मांग की। यही नहीं, महासंघ ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने को भी कहा। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दोनों से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके व्यवस्था सुधारिए, व्यवस्थाओं को सुधारिए, ऐसी व्यवस्था करें कि नकली दवाइयां शासकीय अस्पतालों तक पहुंचे ही नहीं। हम मांग ये करते हैं कि सबसे पहले तो ये जितने लोगों ने ये जो अमानक दवाइयां बनाई हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च हो। दूसरी बात, आप व्यवस्थाओं को अब बेहतर करने की बहुत जरूरत है। उधर इस मसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार से कार्रवाई की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि मिलावटी दवाओं की वजह से जिन लोगों की जान गई, सरकार उन्हें मुआवजा दे। क्या सरकार ये बताएगी कि कितने लोगों की जान इन दवाओं के कारण गई है? और क्या जो इन्होंने हेल्थ कमीशन जो कॉर्पोरेशन हेल्थ कॉर्पोरेशन बनाया था जिसने ये दवाइयां सप्लाई करवाई हैं उस पर कार्रवाई होगी? कितने लोगों की जान इन दवाइयों के कारण गई है, उसकी पूरी जांच करवाई जाए और उनको मुआवजा भी दिलवाने का काम ये सरकार करे। और दोषियों पर सिर्फ छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई ना हो, बड़े बड़े मगरमच्छ मंत्री के रूप में जो इस सरकार में बैठे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। जो अमानक चीज पाई जाती है उस पर प्रतिबंध कर कार्रवाई करने का काम करते हैं, उसकी परचेस को बंद करने का काम करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई माफिया, कोई रसूखदार अपने दम के आगे आकर अपना दम दिखाने का काम करता है और वो कुछ कानून को अपने हाथ में लेता है तो माननीय मोहन यादव जी वज्र से भी सख्त हैं, वो सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। अगर कोई भी दवाई अमानक पाई जाएगी, कोई भी माफिया होगा, कोई भी अगर इस चीज को जनता की सेहत से खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मिलावटी दवाओं पर हुए खुलासे के बाद उम्मीद है कि जिम्मेदारों पर एक्शन जरूर होगा ताकि भविष्य में कोई मरीज की जान से ऐसा खिलवाड़ न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी सारी दिक्कतें भी आ रही हैं क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और ऐसे में जगह जगह जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल के बीच भेड़िए लगातार चकमा भी दे रहे हैं। तो क्या भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी 1 महीना और बचा है? क्यों इसकी आशंका जताई जा रही है, इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं।
क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िए रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िए चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है, और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने तक भेड़िए आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िए नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बड़ा था, काफ़ी ह्यू कराई था, काफ़ी उसमें पॉलिटिकल भी वो था। तो वन विभाग की कई टीमें ने उसमें 3-4 महीने वो ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तभी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक DFO प्रतापगढ़ थे, उनकी आँख में चोट भी आ गई थी। उसमें काफ़ी एक दूसरे से सटे ये जिले थे, जहां के 40 गांवों में उस वक्त भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना, जो उनके लिए आसान टारगेट थे। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे। स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का हाथ भी मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि भेड़िए का ही काम था। अटैक करते हैं, सीधे गले को दबाते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तो उनको लेके भाग जाते हैं, और इतना वो 5-6 किलो वजन आसानी से उठा लेते हैं। तो ये है कि इस तरह के ये मौसम भी इस तरह का रहता है। जैसे जाड़ों में ये नहीं हुई, क्योंकि सब लोग घरों के अंदर रहते हैं। तो मौसम का भी इसमें मेन चीज़ है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और कर भी रहे होंगे कि सब लोग घरों के अंदर रखें, बच्चों को विशेष रूप से अंदर रखें। अब तो बिजली की भी इतनी समस्या नहीं है, उस समय तो बिजली की काफ़ी समस्या थी। 27-28 साल पहले घर भी लोगों के उतने अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी उस समय हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। भेड़ियों के हमलों में बच्चे लगातार मारे जा रहे थे, जिससे प्रशासन की चुनौती भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। तब भी भेड़ियों के खिलाफ ये ऑपरेशन सितंबर महीने तक चला था, और उसके बाद ही हालात सामान्य हो पाए थे। इसी वजह से अब बहराइच में भी अब यही आशंका जताई जा रही है। तो बहुत ज़्यादा गांव से इनका इंटरेक्शन एक बना ही रहता था, तो इनका कहीं बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। कभी कभी कोई घायल हो जाने पे, या कोई लंगड़ा हो गया, या कोई जैसे कि अब खरगोश वगैरह का शिकार करना, तो उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें कोई चोट आ गई या कोई कमी आ गई, नहीं कर पाए, और आसान शिकार किसी बच्चे का मिल गया, तो ये इस तरह से बच्चों के शिकार के आदी हो जाते हैं। तो इस चूँकि फैमिली में रहते हैं, तो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन करना पड़ता है, तो इनके पूरे के पूरे पैक को, पूरे के पूरे झुंड को, फैमिली को, उसको फिर हटाना। हालांकि साल 1996 के बाद कई सालों तक भेड़ियों के आदमखोर होने की खबरें सुनने में नहीं आई, लेकिन साल 2020 में भी बहराइच से सटे इलाकों में भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया था। बहराइच में वन विभाग ने गांवों को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन अगर भेड़ियों का आतंक 1 महीने तक जारी रहा, तो प्रशासन के साथ साथ 50,000 लोगों के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। बहराइच से राजीव प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। मेरे साथ आप बने रहिए।